हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जाकर आप बाल मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, जो यूपी टेट सी टेट के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी। ठीक है। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी के सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थी की सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, शिक्षक का विषय ज्ञान, विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सामाजिक और पारस्परिक क्रियाएं जो हैं वह ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन, प्रत्यय निर्माण आदि कौशलों के विकास में सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन या संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन या संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना होती है। यह भौतिकवादी अभिवृत्ति पुरस्कार मिलने तक विद्यार्थी को गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करेगी। जब विद्यार्थी को पुरस्कार मिलना बंद हो जाएगा तब यह गतिविधि करना भी बंद कर देगा। इसलिए भौतिकवादी अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले प्रेरकों को नकारात्मक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। जो भौतिकवादी अभिवृत्ति है उसको नकारात्मक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञान एवं संयोग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्विविदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या। संज्ञान और संयोग के बीच द्विविदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया का संबंध होता है, और संवेग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति उत्तेजित दशा में होता है तो उसे सोचने, समझने और स्मरण करने की क्षमता का लोप हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति में उच्च संज्ञानात्मक योग्यता होती है तो वह अपने संवेगों पर उचित नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मध्य बाल अवस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचने प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था कहा है। ठीक है।
जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोमिता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? एक प्रारंभिक एजेंसियां जो हैं, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की एक प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे की समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। बालक जन्म के बाद परिवार से ज़्यादा सदस्यों से संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों, व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ, भुजा, पैर आदि हिलाने की अनुक्रिया का अनुसरण करता है। इस प्रकार की विशेष भाव भंगिमाओं में से उसे परिवार के लोगों से घुलने मिलने, उनसे स्वयं जोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार वह स्थान, गांव जहां बच्चा बड़ा होता है उसका पास पड़ोस बनता है। पास पड़ोस के भौतिक और तथा सामाजिक वातावरण में उसका समाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में सामूहिक सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, चयन आदि की सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला हमारा प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर भूमिकाएं। ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। प्रत्येक समाज में पुरुष और महिलाएं के लिए अलग अलग पोशाकें, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का यह विभाजन परिवार और समाज में उनके समाजीकरण को निर्धारित करता है तथा यही पुरुषों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये या लिंग रूढ़िवादिता का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहस गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या की ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों को घर का मुखिया, मालिक, संपत्ति की देखभाल करने वाला, साहसिक कार्यों में संलग्न माना जाता है, जबकि महिलाओं को घर संभालने, बच्चे बड़े बूढ़ों की देखभाल करने, घरेलू कार्यों में संलग्न माना जाता है। यह प्राय लैंगिक रूढ़िवादिता का कारण बनता है जो एक प्रगतिशील समाज में अभिशाप है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वादगिस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पांडु या ढांचा कहते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इस पाड़ या ढांचा निर्माण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई बड़ा व्यक्ति जैसे कि माता पिता या शिक्षक बालक को कोई खेल या व्यवहार सिखाता है तो उसे अंतःक्रिया या संवाद करता है। इस क्रिया को ढांचा निर्माण कहता है। इससे संवाद या अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदान प्रदान और परंपरा
परंपरागत की अवस्था को दर्शाता है। यह इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, वह कहते हुए तान्या के से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत स्तर के प्रथम उप सोपान पारस्परिक संबंध स्तर या परस्पर एक रूप अभिमुखता में बच्चों में विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना आदि उसके नैतिक व्यवहार का आधार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ले वाइगोत्स्की। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से ही संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। उसके अनुसार अधिगम एवं विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण के मध्य साथ साथ चलते हैं। उनका कहना है कि बालक का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया जा सकता। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उनके समझ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। अगला हमारा प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में तार्किक गणितीय बुद्धि से तात्पर्य तर्क करने या गणितीय समस्याओं का समाधान करने, सादृश्यता, अंकों के क्रम में व्याप्त संबंधों को पहचानने आदि की क्षमता से है। उच्च तार्किक गणितीय बालकों की गणितीय एवं वह तार्किक क्षमता अच्छी होती है। इन बच्चों में ऐसे पजल्स और खेल अच्छे लगते हैं जिनमें तर्कणा शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। ध्यातव्य है कि मूर्त वस्तुएं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक एवं सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।